नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे उत्तराखंड निवास। चारधाम यात्रा से पहले सीएम का दिल्ली दौरा, केंद्रीय नेता और मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। सीएम धामी उत्तराखंड निवास पहुंचेंगे, केंद्रीय नेता और मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम धामी चारधाम यात्रा निमंत्रण के अलावा लंबित योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय नेता और मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर बातचीत होगी। इतना ही नहीं, जितनी भी योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सीएम धामी उत्तराखंड निवास पहुंचे। चारधाम यात्रा से पहले सीएम का दिल्ली दौरा, ये दिल्ली दौरा काफी अहम हो जाता है। चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा में कोई कमी ना रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों पर संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यात्रियों में तो उल्लास और उत्साही है। यात्रा का प्रबंध करने वालों, यात्रा का संचालन करने वालों के लिए ये अवसर हर वर्ष ही बड़े उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। तैयारियां पूरी हो गई हैं और 20 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री मसाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी। यात्रियों का काफी उल्लास है, काफी उल्लास से आ रहे हैं और काफी यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए बस ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार हैं। तो वही धर्म नगरी हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के लिए सुबह 7 बजे से ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने पंजीकरण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऋषिकुल में बनाए गए चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन केंद्र पर इस बार 2 काउंटर अलग लगाए गए हैं, जिसमें दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक और विदेशी पर्यटक अपना रजिस्ट्रेशन कराकर चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। पर्यटन विभाग ने 20 काउंटर बनाए हैं। ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाए हैं। 20 काउंटरों में 3 काउंटर हमारे 3 काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया है और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ, विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अन्य काउंटरों पे भी जो है पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है, जो कि स्मूथली चल रहा है। मैं गुजरात से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट है देवभूमि द्वारका। किस तरह का उत्साह है यात्रा को लेकर? सब जोरदार, मीन्स के कभी किया नहीं है, पहली बार जा रहा हूँ। तो उत्साह तो रहेगा ही। पंजीकरण हो गया? पंजीकरण अभी ऑफलाइन करवाया है, हो गया है, परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाके पता चलेगा कि क्या है। आई एम फ्रॉम जाम खम्बलिया, देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे बहुत बढ़िया है, आयोजन भी बहुत बढ़िया है। जो पंजीकरण का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और हमको चारधाम यात्रा में जाना है 29 डेट को, तो अभी उत्साह बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमको बहुत चारधाम यात्रा बहुत व्यवस्थित हो जाए। तो वही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसी के साथ हरिद्वार में वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। ग्रीन कार्ड एक प्रकार का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है, जो ये सुनिश्चित करता है कि वाहन पर्यावरण के अनुकूल है। हरिद्वार के आरटीओ कार्यालय पर इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यह कार्ड चारधाम यात्रा के दौरान वाहनों के प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा। इस बार चारधाम यात्रा के मद्देनज़र हमने जो हमारे विभाग के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन की फैसिलिटी रखी है। अभी तक जो ग्रीन कार्ड है हमारे यहाँ लगभग 1300 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं और अब बाहर से भी जो वाहन हैं उनके भी ग्रीन कार्ड बनना शुरू होंगे जो बाहरी राज्यों के हैं।
इस बार जो बाहरी राज्यों के वाहन हैं उनका ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए बन पाएगा, उसके बाद उनको फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अभी ये व्यवस्था चल रही है। इसके साथ ही हमारे जो प्रवर्तन दल हैं वो भी लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई इस पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की प्राइवेट वाहन में कोई कमर्शियल यूज़ ना हो और गलत तरह की गाड़ी फिटनेस ख़त्म हो जिसका ऐसी कोई गाड़ियाँ सड़कों पे ना चल पाएँ। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के सरकारी हेलीकॉप्टर ने यमुनोत्री धाम के हेलीपैड पर सफल लैंडिंग की। कुछ देर हेलीपैड पर रुकने के बाद हेलीकॉप्टर वापस देहरादून रवाना हुआ। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम धामी आगामी 30 अप्रैल को धाम के कपाट उद्घाटन पर यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। यमुनोत्री धाम में करुण गंगा के समीप हेलीपैड का निर्माण पूरा कर दिया गया है। उसके बाद से वहां पर लगातार हेलीकॉप्टरों के सफल लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास रहा है। केदारनाथ भगवान की पंचमुखी भोग मूर्ति आंचल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर की मठ से अपने धाम केदारनाथ के लिए रवाना हो गई। गुप्त काशी, फाटा और गौरी कुंड में रात्रि प्रवास करते हुए डोली आगामी 1 मई को धाम पहुंचेगी और 2 मई को सुबह 7 बजे भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। भगवान भकुंड भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने दर्शन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। वहीं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा में आने का रास्ता बंद हो गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान से 77 लोगों ने पंजीकरण करवाया। इस बार चारधाम यात्रा के लिए यूनाइटेड स्टेट, नेपाल और मलेशिया से सबसे अधिक पंजीकरण किए गए। आपको बता दें 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख के पार हो चुका है। पहलगाम में आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। देखिए, ऐसा है, हमारा उत्तराखंड के पाकिस्तान का बॉर्डर लगता नहीं है, तो यहाँ इतना इंटरप्रिटेशन नहीं है और यहाँ पर काफी हमारी पुलिस सजग है, कोई भी ऐसी घटना होती नहीं है। और हमने पूरे यात्रा मार्ग में जहां जहां भी एवलांच होता है, जहां जहां भी पहाड़ गिरने की संभावना है, वहां पहले ही जेसीबी तैनात कर दिए हैं। मार्ग खुला रहेगा, उसका पूरा हमने बंदोबस्त किया है और निश्चित रूप में मैं कामना करता हूं भगवान बद्री विशाल से यात्रा सबकी सरल और सुगम। तो उत्तराखंड चारधाम यात्रा तैयारी अपने अंतिम पायदान पर है। ऐसे में सरकार से लेकर संगठन यात्रा तैयारी को लेकर अपनी अपनी सहभागिता निभा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि खुद मुख्यमंत्री तैयारी का जायजा ले रही हैं और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री चारों धामों में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 मई को कपाट खुलने के अवसर पर केदारनाथ धाम में मौजूद रहेंगे, जबकि अन्य विभागीय मंत्री भी धामों में उपस्थित रहेंगे। पूरी तैयारी मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े हुए सब अधिकारियों को काम सौंप दिया गया है और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो यात्रा क्षेत्र की जरूरत है वहां पर मुख्यमंत्री का जाना हो चुका है और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कपाट खोलने की तिथि में प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। चारों धाम के कपाट में सरकार के मंत्रीगणों का रहना होगा और हम पूरे भारत की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, यहाँ की आर्थिक का स्रोत है, वो यात्रा बहुत प्रभावी रूप से और निर्विरोध संपन्न होगी और उत्तराखंड अब जहाँ धार्मिक यात्रा का केंद्र बनेगा। कश्मीर की घटना के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व का जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक है वो उत्तराखंड पर आएगा। हिंदूवादी संगठन काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा में गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। हरिद्वार स्थित शांभवी धाम आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना से उत्तराखंड सरकार को सबक लेना चाहिए और उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में घोड़े, खच्चर और दूसरे काम करने वाले मुस्लिम लोगों पर रोक लगनी चाहिए। हैं वो मुस्लिम हैं, अब वो उनका ना वेरिफिकेशन है, न लाइसेंसिंग है उनकी, न उनके पास लाइसेंस है, न उनके पास वाजिब कोई पहचान पत्र है, तो उनको तत्काल सरकार को हमारी तीर्थ की मर्यादा को, उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाने के लिए, पवित्र रखने के लिए
यह आवश्यक है कि एक नोटिफिकेशन जारी करे, सरकार एक आदेश जारी करे कि उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। प्रसाद वाले दुकानदार और जितने तरह के दुकानदार हैं और घोड़े वालों पे तत्काल सरकार रोक लगाए, प्रतिबंध लगाए, और नहीं लगाएगी तो काली सेना के 5 कैंप अभी से लगाए जा रहे हैं। उन 5 कैंपों में हमारे लोग जाएंगे। सरकार नहीं करेगी, कोर्ट नहीं करेगी तो ऐसा थोड़े कि हम लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर यूपीसीएल ने 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए अतिरिक्त इंतजाम की, जहां एक और बद्री और केदारनाथ के लिए डबल फीडर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ के लिए एक तीसरा फीडर भी तैयार किया गया है। निवेशक परिचालन यूपीसीएल ने बताया कि चारधाम यात्रा में 24 घंटे के लिए बिजली सप्लाई सिस्टम तैयार कर लिया गया है। अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी जितने भी 4 धाम हैं हमारे उत्तराखंड में, चारों धामों की विद्युत व्यवस्था के लिए हमारा पूरा इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम हमने कर लिए। मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं केदारनाथ लेता हूं। केदारनाथ में हमने विद्युत सप्लाई के लिए 3 फीडर का इंतजाम कर रखा है। अभी 3 अल्टरनेट फीडर है हमारे पास। एक मेन फीडर है तो उसके साथ अल्टरनेट व्यवस्था, अगर किसी फीडर में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा फीडर चलेगा। दोनों में भी खराब होती है हम तीसरा फीडर चलाएंगे। चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में भारी संख्या में वाहनों का जमावड़ा दिखना शुरू हो गया है, जिसके चलते सड़कों पर जाम जैसी स्थिति से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार शहर में वाहनों की लगातार भीड़ बढ़ रही है। यातायात व्यवस्था बनाने को लेकर पुलिस प्रशासन भी स्थानीय जनता और यात्रियों से अपील कर रहा है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कि यातायात मार्ग सुचारू रूप से चलता रहे। हरिद्वार पुलिस लाइन में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम था संवाद आपके कप्तान से। पुलिस विभाग की इस नई पहल का मकसद था आम पुलिस कर्मियों से सीधी बातचीत करना और उनकी समस्याएं समझना। कार्यक्रम में कप्तान रमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी से खुलकर बातचीत की। उन्होंने जवानों की ड्यूटी के हालात, जरूरतें और चुनौतियों को सुना, साथ ही भरोसा दिलाया कि उनकी हर मुश्किल को हल करने की पूरी कोशिश होगी। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राम गंगा मेरा अभियान गैरसैंण मेरा स्वाभिमान यात्रा के तहत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हरीश रावत सहित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा, गणेश गोदियाल और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर गैरसैंण क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर जमकर निशाना साधा। आर्थिक शोषण के खिलाफ और भावनात्मक शोषण के खिलाफ हमारे संघर्ष, उस संघर्ष को हमने ये यात्रा। आज हमारी जमीनी जिस तरीके से नदी घाटियों में जो लूट मची है, हमारी जो भविष्य की ग्रोथ एरियाज थी, नए इकोनॉमिक ग्रोथ एरियाज थे, नदी घाटियों के लिए वहाँ की जमीनें जिस तरीके से लूटी जा रही है, बर्बाद की जा रही है, जिस तरीके से हमारे संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है, सनातन की परंपराओं को, यहाँ की संस्कृति पर हमला हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई जा रही है। गैरसैंण को जगह जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी ऐसी जहाँ एक सचिव तक नहीं बैठ पाए। तो वहीं पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की न सिर्फ कड़ी निंदा की, बल्कि आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। वहीं महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि पूरे देश में आतंकी घटना को लेकर आक्रोश है। जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया है, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के मत को बोला। मुख्य रूप से पहलगाम की जो घटना हुई, उस घटना में उन्होंने भारत का नाम विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी इस प्रकार से जो आतंकवादी गतिविधि के लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। भारत की एकता को, भारत की अखंडता को जिस प्रकार से खासतौर पर कश्मीर की शांतवादियों को जिस प्रकार से पुनः दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्दी ऐसे सभी आतंकवादियों को इसका सबक सिखाया जाएगा। और जिस स्थान से उनको ये प्रशय मिल रहा है, वह स्थान भी अब ऐसे प्रशय का केंद्र न बने, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयास होंगे और भविष्य में कड़ी कार्रवाई होगी।
तो वहीं उत्तराखंड सहित केंद्र में चाहे सरकार बीजेपी की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ऑफिशियल पेज के मामले में कांग्रेस बीजेपी से 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और लाइक के साथ फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा जहां सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करती है, तो वहीं कांग्रेस अभी संसाधन में ही बीजेपी से आगे है। आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी। जो हमारा कांग्रेस का सोशल मीडिया है, आईटी जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में अगर जनता के बीच में है वो सोशल मीडिया का फेसबुक है। उसमें हम भाजपा से तकरीबन 1 लाख के मतलब 1 लाख से ऊपर हमने भाजपा को फेसबुक में ऑफिशियल पेजेस में पीछे छोड़ा है, जो हमारे लिए कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर भाजपा आईटी सेल द्वारा अपने लोगों को पेड रखकर और आईटी सेल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर अपना काम किया जा रहा है, वहीं पर हम एक कम संसाधनों में, बहुत लिमिटेड संसाधनों में, और जो जनता के बीच की बात है, जनता के मुद्दों की बात है, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। और लगातार जनता का विश्वास कांग्रेस की ओर और सोशल मीडिया की ओर बढ़ता जा रहा है। और जिस पर मैं बल्कि परसों देख भी रहा था, भाजपा का उत्तराखंड का जो ऑफिशियल पेज है उसमें मुख्यमंत्री के पोस्टों पे 50 से 100 लाइक्स हैं मात्र। तो देहरादून जिला प्रशासन की ओर से दून अस्पताल परिसर में बनी अवैध मजार के ध्वस्तीकरण पर सियासत करवा गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, दून अस्पताल में जो मजार सरकार ने, प्रशासन ने गिराई है, उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसको आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना, मज़ारों को गिराना, यही आपका काम रह गया है। केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का, उनको किसी न किसी बहाने समाज में नफरत फैलानी है, विभाजन करना है, हिंदू और मुसलमान करना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब मज़ार गिराइए, अगर वो मज़ार अवैध थी तो इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड देगा। उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड उसका संचालन कर रहा था, उसमें मुतवल्ली और तमाम इंतजामिया जो है, तमाम उसका मैनेजमेंट, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड उसको चलाता था सालों से। जब से उत्तराखंड बना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड था उसका संचालन करता था। उस पर अगर कोई कार्रवाई करी है, वो वैध था अवैध था, इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड। देखिए, कोई विभाजनकारी नीति नहीं है, और ये मजार काफ़ी लंबे समय से दून हॉस्पिटल के पास में बनी थी और वहाँ पर आने जाने के लिए बहुत परेशानियाँ होती थी। और अब दून हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हो गया है, इसलिए वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, और इसलिए अवैध रूप में थी और उसके कोई कागज पत्र कोई कहीं पे नहीं मिले। इसलिए हमारे प्रशासन ने और हमारी सरकार ने उसको तुड़वाया है। जहाँ पर भी कहीं पर अतिक्रमण है, और चाहे मजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, वो लैंड वहां से मुक्त होगी। और इस प्रकार का अभियान माननीय धामी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चला रखा है, और इसमें कोई भी इसको राजनीतिकरण नहीं। तो वहीं कृषि उत्पादन मंडी समिति के कर्मचारी महासंघ चुनाव में ऋषिकेश मंडी में तैनात मंडी सहायक चंद्रशेखर निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। चंद्रशेखर के अध्यक्ष बनने पर मंडी कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ व्यापारियों में खुशी की लहर है। मंडी के अधिकारी, कर्मचारियों सहित व्यापारियों ने इस मौके पर चंद्रशेखर का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। मैं मंडी समिति कर्मचारी संघ के अधिकारी कर्मचारीगणों ने मुझे विश्वास जताकर इस पद पर निर्विरोध चुना है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार एवं आभारी हूं। मैं ईमानदारी के साथ कर्मचारी अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का बखूबी से निर्वहन करूंगा। पूर्ण पारदर्शिता के साथ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए दबाव बनाऊंगा। वहीं चौकी बाजार अंतर्गत यमुना नदी में अवैध खनन जोरों पर है। विकास नगर विधायक ने ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस समय से मौके पर नहीं पहुंची। लापरवाही बरतने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बड़ा एक्शन लिया। एसएसपी ने चौकी प्रभारी के साथ 2 चीता कर्मी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया।
हरिद्वार के भगत सिंह चौक के पास सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे से स्टिकर चिपकाए जाने की सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया। घटनास्थल पर पहुंचे ज्वालापुर सीओ ने बताया कि जिन लोगों ने ये झंडे लगाए थे उनकी पहचान के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये मामला पहले नजर में कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के विरोध के रूप में देखा जा रहा है। लोगों के अंदर इस घटना को लेकर गुस्सा था, जिससे इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ये किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का कारण नहीं बनेगा और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये भगत सिंह चौक के आसपास में ना कुछ दूसरे देशों के पोस्टर लगाए गए थे। वो शायद प्रथम दृष्टया देखने पे ऐसा लग रहा है कि लोगों का कुछ आक्रोश था या विरोध के प्रदर्शन स्वरूप लगाए गए थे। तो उन झंडों को और पोस्टर्स जो थे उनको हटा दिया गया है और उनके किस के द्वारा लगाए गए थे और किस उद्देश्य से लगाए गए थे इसकी जाँच की जा रही है, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या था? प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों का आक्रोश हो, जो अभी हाल की घटनाएं हुई थी उसके सापेक्ष लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये पोस्टर लगाए गए थे। बाकी हम जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। तो वहीं हरिद्वार जिले की बगलौर कोतवाली क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने फावड़ा मारकर अपने पिता को मौत की घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ईंट की बधाई करते समय सलीम ने अपने बेटे से तेजी के साथ हाथ चलाकर काम करने के लिए कहा, तो वहीं इस बात को लेकर दोनों बाप बेटे के बीच कहासुनी हो गई। बेटे ने गुस्से में आकर पास में रखे फावड़े से अपने पिता के सिर पर वार किया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बाप बेटे दोनों वहाँ काम करते थे, तो किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। तो बताते हैं बहस के दौरान ही जो घर के परिजन थे उन्होंने ये बताया कि बेटे ने पिता को फावड़े से वार किया, तो एट द स्पॉट ही उसकी डेथ होगी और वो तब से फरार है। अभियोग पंजीकृत हो रहा है और आगे हम उसमें जो लीगल कार्रवाई उसको पकड़ने की वो करेंगे। बाप बेटे दोनों वहाँ काम करते थे, तो किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। तो बताते हैं बहस के दौरान ही जो घर के परिजन थे उन्होंने ये बताया कि बेटे ने पिता को फावड़े से वार किया, तो एट द स्पॉट ही उसकी डेथ होगी और वो तब से फरार है। अभियोग पंजीकृत हो रहा है और आगे हम उसमें जो लीगल कार्रवाई उसको पकड़ने की वो करेंगे। बाप बेटे दोनों वहाँ काम करते थे। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में छठ पूजा घाट पर नहाते समय 3 मासूम गंगा में डूबने लगे। भाई को बचाने के लिए दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाई। भाई तो बच गया, लेकिन बहनों को तेज धार बहा ली गई। घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन जारी है। गोताखोरों की टीम गंगा में मासूमों की तलाश में जुटी हुई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।